2024 के नतीजों पर वैसे तो इंडी गठबंधन को मंथन करना चाहिए था, क्योंकि भाई 10 साल बाद भी जनता ने उन्हें सरकार बनाने के लायक क्यों नहीं समझा, क्यों सरकार बनाने लायक नंबर नहीं दिए, ये इंडी गठबंधन सोच ही नहीं रहा। भाई लोग अलग मूड में हैं। मोदी की 50 सीटें घटा दी, इसी में खुश हैं वो अपनी हार को ही नहीं मान रहे, जश्न मनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन इधर नरेंद्र मोदी हैं जो नतीजों से आगे बढ़ चुके, सरकार बना चुके, काम में जुट चुके। नरेंद्र मोदी आज इटली के लिए रवाना हो गए, जहां G7 के नेताओं की मीटिंग चल रही है। तीसरी बार सरकार बनाने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार वर्ल्ड लीडर्स के बीच होंगे। वर्ल्ड लीडर्स इटली में नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे और फिर वहां पर नरेंद्र मोदी दमदार तरीके से दुनिया के मुद्दों पर भारत का पक्ष रखेंगे। यानी एक तरफ नरेंद्र मोदी अपने काम में जुट गए, दूसरी तरफ यूपी में योगी आदित्यनाथ भी फुल एक्शन में है। वो भी यूपी के नतीजों को पीछे छोड़ चुके हैं और अपने पुराने तेवर में धमाकेदार तरीके से वापसी कर चुके हैं। इसी बीच आप ये भी देखिए कि आरएसएस की भी एंट्री हो गई। आरएसएस चीफ मोहन भागवत की चर्चा कई दिनों से चल रही है। मोहन भागवत अब यूपी पहुंचे हैं और वो भी योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में, जहां आरएसएस का कैंप लगा है। अब ये क्या हो रहा है ये आज समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मोहन भागवत गोरखपुर में है तो बहुत मुमकिन है कि सीएम योगी से उनकी मुलाकात हो जाए, क्योंकि जो वीकेंड होता है उसमें अमूमन योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जाते हैं, जनता दरबार लगता है वहां पर। ऐसे में योगी भी गोरखपुर में होंगे, मोहन भागवत भी गोरखपुर में होंगे, तो संभव है कि दोनों की मुलाकात हो। और यूपी में जिस तरह के नतीजे आए उस पर बीजेपी और आरएसएस के मंथन की चर्चा हर तरफ हो रही है कि भाई अंदर मंथन तो जरूर हो रहा होगा आरएसएस में कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ। और एकदम देखिए टाइमिंग देखिए कि अभी इलेक्शन का रिजल्ट आया और यूपी में 5 दिन का कार्यक्रम शुरू हो गया। यूपी में कहां कमी रह गई, कहां सुधार की जरूरत है, ये सीएम योगी भी देख रहे होंगे और आरएसएस के लोग भी सोच रहे होंगे। इसलिए यूपी के लिहाज से आरएसएस प्रमुख का यूपी का यह दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। चुनावी नतीजों के बाद पहली बार ऐसा होगा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत सीएम योगी से मिल सकते हैं। यूपी में जिस तरह बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, उसके बीच मोहन भागवत के दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। यह मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब मोहन भागवत पिछले कुछ दिनों से अलग अलग मुद्दों पर नसीहतें भी दे चुके हैं। इस संभावित मुलाकात की सिर्फ टाइमिंग नहीं बल्कि जगह भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोहन भागवत 5 दिन के गोरखपुर दौरे पर है। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गढ़ है और गोरक्षपीठ और संघ के रिश्ते काफी पुराने हैं। ऐसी खबरें हैं कि शुक्रवार को सीएम योगी गोरखपुर पहुंचेंगे और 14 या 15 जून को संघ प्रमुख से उनकी मुलाकात हो सकती है। हालांकि इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हुई। इससे पहले साल 2022 में यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद या उसके ठीक बाद भी मोहन भागवत गोरखपुर गए थे और सीएम योगी के शपथ ग्रहण से पहले उनसे मुलाकात की थी। साल 2020 में भी मोहन भागवत जब गोरखपुर आए थे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे मुलाकात की थी। इस वजह से भी माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर जाकर संघ प्रमुख से मिलेंगे, इसकी पूरी संभावना है। मोहन भागवत 5 दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुंच गए और गोरखपुर में संघ के कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम चल रहा है। मोहन भागवत उसी में शामिल होंगे और वो 17 जून की सुबह तक गोरखपुर में ही रहेंगे। इस कार्यक्रम में यूपी के कई जिलों से संघ के कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है कि जैसे रिजल्ट आए उसके बाद यूपी में संघ का इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, मंथन चल रहा है। इंडी गठबंधन पार्टी मूड में है। यहां बीजेपी, मोदी, आरएसएस, योगी सब जो है अपना गियर शिफ्ट कर चुके हैं 50 सीट गवाकर। यूपी के नतीजों को लेकर किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा रिजल्ट आएगा। बड़े से बड़े एक्सपर्ट फेल हो गए, क्योंकि कोई ऐसी वजह नहीं लग रही थी कि कोई एंटी बीजेपी या एंटी इनकम्बेंसी दिख रही हो। सब कुछ ठीक दिख रहा था। फिर भी यूपी में बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 2019 के मुकाबले 28 सीटें गंवा दी और यह बहुत बड़ी बात है। यूपी में बीजेपी को सिर्फ 33 सीट मिली, सपा को 37 सीट जीतकर वो यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बन गई लोकसभा में। जो कांग्रेस अमेठी तक पिछली बार हार गई थी, वो कांग्रेस इस बार अखिलेश से गठबंधन करके 6 सीट जीत गई। मायावती का तो विधानसभा चुनाव से ही बुरा हाल था। उनकी पार्टी लोकसभा में भी 1 सीट तक नहीं जीत पाई, 0 पर सिमट गई। अब यूपी में जिस तरह के नतीजे आए हैं उसमें बीजेपी को कई चीजें दुरुस्त करनी होगी, क्योंकि खराब नतीजों के बाद भीतरघात के आरोप लग रहे हैं और ये खुद बीजेपी के नेता बोल रहे हैं। कई कैंडिडेट बोल चुके हैं भीतरघात की बात कि बीजेपी के अपने नेताओं से ही सपोर्ट नहीं मिला। यूपी में टिकट बांटने के सिस्टम को भी पूरी तरह से ठीक करना होगा, क्योंकि ये बातें भी उठ रही हैं कि कैंडिडेट सिलेक्शन की वजह से कई सीटें गंवा दी बीजेपी। इसके अलावा अधिकारियों के रवैये को लेकर कई बातें कही गई, उस पर काम करने की जरूरत है। बीजेपी ने यूपी में 2014 से लेकर 2022
2022 के विधानसभा चुनाव तक जो जातिगत समीकरण बनाया उसमें सेंध कैसे लग गई, इसका कारण पता करना भी बीजेपी के लिए बड़ा अहम है। बीजेपी को अब जातिगत समीकरण ठीक करने के लिए नए सिरे से काम करना होगा, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव पहले खड़ा है, उसके बाद ना 29 आएगा, अभी तो 27 पहले है। अखिलेश यादव के पीडीए वाले जातिगत समीकरण की काट बीजेपी को ढूंढनी होगी, जो इस चुनाव में हिट रहा। बीजेपी पिछले 4 चुनाव यानी 14, 17, 19 और 22 में पिछड़ा, युवा और महिला वोटर के दम पर एक तरफा जीतती आई। बीजेपी को यह पता करना होगा कि पिछड़े, युवा और महिला में से कौन सा वोटर उसके हाथ से खिसका है, जिस पर उसे जल्द से जल्द काम करना होगा। इसके अलावा अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों पहले की तुलना में बहुत एक्टिव हो चुके हैं, तो पिछले चुनावों से बहुत ज्यादा काम करना होगा बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी को विरोधियों को 2024 के नतीजों से लाइफलाइन मिल चुकी है और आगे ये और ताकतवर हो सकते हैं, ये उनको भी पता है। तो जैसे आपको पता है कि भाई सामने वाला ये सोचे बैठा कि हम तो मैच हार ही रहे, तो उम्मीद ये रहती है कि वो फुल टॉस फेंक देगा, लेकिन 2-3 विकेट गिरते बॉलर में भी जोश आ जाता है कि अभी देखो, अभी इसका बाउंसर मार के माथा फोड़ दूंगा। तो अभी यूपी में जो विपक्ष है उसकी यही हालत है, उसकी गेंद में गति आ चुकी है और अब बीजेपी को कायदे से बैटिंग करनी होगी और यह देखना होगा कि क्यों पिछले 2-3 बैट्समैन आउट हो गए। दलित वोट भी यूपी के नतीजों का एक निर्णायक फैक्टर है, जिस पर बीजेपी को काम करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मायावती का अपना वोट बैंक खिसक गया। और अगर आप देखेंगे कि कैसे मायावती फैक्टर इस चुनाव में असर दिखा रहा था, आपको यह समझ में आएगा कि यूपी में क्या हुआ है और क्यों संघ की यह बैठक, बीजेपी का वहां पर मंथन, यह सब बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीएसपी का वोट शेयर देखेंगे यूपी के अंदर, तो यह अपने आप में बहुत सारी कहानी आपको कहता हुआ नजर आएगा। जैसे 2014 का चुनाव देखिए, 20% वोट शेयर था बीएसपी का, लेकिन सीट कितनी आई थी? सीट आई थी 0। लेकिन 2024 का अगर आप चुनाव देखेंगे, 2024 का जब चुनाव हुआ तो बीएसपी का वोट शेयर खिसक हो गया 9.4%, मतलब ऑलमोस्ट आधा, लेकिन सीट अभी भी बीएसपी की 0 है। यानी सीट तो 2014 में भी नहीं आई, 2024 में भी नहीं आई, लेकिन मायावती का जो वोट बैंक था वो ऑलमोस्ट आधे से भी कम हो गया है 10 साल में। अब ये वोट कहां गया ये भी देख लीजिए। सीएसडीएस के सर्वे के मुताबिक जो चुनाव में दलित वोट था, जैसे जाटव मायावती का कोर वोट बैंक है, वो अगर आप जाटव वोट देखिएगा, जाटव वोट जो है वो किधर गया भाई? वो सपा प्लस कांग्रेस की तरफ गया 25%। और ये किसका होता था? पहले बीएसपी का कोर वोटर होता था। बीजेपी के पास गया 24%, 24%, और बीएसपी के पास अभी भी 44% इंटैक्ट है। तो बीजेपी के लिए चिंता की बात यह है कि यह कांग्रेस और सपा के पास चला गया। जो गैर जाटव दलित है, अगर इसी में अगर आप देखिएगा गैर जाटव, उसकी स्थिति क्या बन रही है भाई? गैर जाटव के लिए यह सपा कांग्रेस के पास कैसे कितना गया? 56% चला गया है गैर जाटव। बीजेपी के पास 29% और बीएसपी के पास मात्र 15%। तो यहीं पर जो है वो डेंट लग रहा है। जबकि अगर आप देखिएगा 2019 के इलेक्शन में क्या हुआ था, गैर जाटव दलित 2019 का अगर चुनाव देखिएगा 48% बीजेपी के पास गया था और सपा बसपा का गठबंधन होने पर 42% था, कांग्रेस को मात्र 7% गया था। यानी गैर जाटव दलित वोट मायावती से खिसका और बीजेपी से भी खिसका, और यह खिसक कर एक तरफा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ चला गया। इसलिए आप देखिए कि अयोध्या जैसी सीट जहां पर अच्छी खासी दलित आबादी है, वहां पर समाजवादी पार्टी जीत गई, क्योंकि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट नॉन जाटव था। अब बीजेपी को इन तमाम फैक्टर्स पर काम करना होगा। योगी आदित्यनाथ तो अपना काम कर रहे हैं, उनको पीएम मोदी ने दिल्ली में ग्रीन सिग्नल भी दे दिया था। दिल्ली में हरी झंडी मिलने के बाद से योगी आदित्यनाथ फिर से एक्शन मोड में दिखने लगे, ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। हमने आपको बताया था कि कुछ दिन पहले ही यूपी के विकास के लिए योगी आदित्यनाथ ने 41 बड़े फैसले लिए। आज भी योगी आदित्यनाथ ने यूपी को लेकर बड़े फैसले लिए, जिसमें सभी नगरों में इनर रिंग रोड विकसित करने का फैसला हुआ। नदियों, पोखरों और अन्य जलाशयों पर अतिक्रमण को तुरंत हटाने की बात हुई है। लोगों से जुड़ी समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाने का आदेश दिया गया है। सीएम योगी ने आदेश दिया कि नक्शा पास कराने जैसी सामान्य कामों के में बेवजह की देरी नहीं होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि हर नगर की महायोजना में हरित क्षेत्र के लिए आरक्षित हो। जहां कहीं भी ग्रीन बेल्ट है, वहां किसी भी दशा में नई कॉलोनी न बसने पाए।
प्राधिकरणों में अच्छे टाउन प्लानर की तैनाती कीजिए, अपना दायरा बढ़ाइए, आय के नए स्रोत सृजित करिए। यानी योगी अपनी तरफ से हर पेच टाइट कर रहे हैं और उन्हें भरोसा है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि सरकार में तो योगी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। लेकिन जहां तक संगठन की बात है तो उस पर भी बीजेपी मंथन कर रही होगी और संघ से भी इनपुट मिलेगा। संघ वैसे तो राजनीति में सीधा दखल नहीं देता, ना ही राजनीति से संघ का कोई लेना देना है, लेकिन समय समय पर संघ अपनी सलाह और सुझाव बीजेपी तक पहुंचाता है। जैसे महाराष्ट्र में बीजेपी को लगे झटके पर संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में एक लेख के जरिए बताया गया कि महाराष्ट्र में अजीत पवार से हाथ मिलाने और कांग्रेस नेताओं को पार्टी में लेने से बीजेपी को झटका लगा। लेख में सवाल किया गया कि अजीत पवार की वजह से बीजेपी की ब्रांड वैल्यू कम हो गई और बीजेपी भी दूसरी पार्टियों की तरह बन गई। इसमें यह सवाल भी उठाया गया कि जब बीजेपी और शिंदे शिवसेना के पास पर्याप्त बहुमत है तो अजीत पवार को साथ लिया क्यों भाई? कई साल तक कांग्रेस की जिस विचारधारा के साथ लड़ाई लड़ी, सत्ता के लिए उसके लोगों को भाजपा ने साथ में लिया, इससे कार्यकर्ता दुखी हो गए। इस लेख में यह भी कहा गया कि अजीत पवार को साथ लेने की जरूरत क्या थी, जब अगले 2-3 साल में शरद पवार खुद अपनी सियासी ताकत खो देते और आपसी कला में एनसीपी खुद ही कमजोर हो जाती। आप सिस्टम देखिए बॉस बीजेपी के अंदर कि कड़े सवाल खुद संघ भी पूछ रहा है। ये लोग पार्टी मोड में नहीं है। कोई राहुल गांधी से पूछने को तैयार है इंडी गठबंधन में कि आपको हिमाचल में कैसे सुपड़ा साफ हो गया, आपकी वहां सरकार है, कर्नाटक में सीटें कम क्यों आई, तेलंगाना में बीजेपी कैसे बढ़ गई? कोई पूछ रहा है राहुल गांधी से क्या? वहां तो अलग पार्टी मोड चल रहा है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, गजब कर दिए बॉस, यही चल रहा है। और यहां देखिए कड़े सवाल पूछे जाने शुरू हो गए, मंथन शुरू हो गया कि क्या जरूरत थी अजीत पवार को लेने की। महाराष्ट्र की बात इसलिए हो रही है क्योंकि वहां लोकसभा के नतीजे बीजेपी की उम्मीद से बहुत कम थे। महाराष्ट्र में अगर आप देखिएगा, जिस महाराष्ट्र की बात हो रही है वहां बीजेपी को कोई कम लोग यूपी की बात कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की चर्चा भी बहुत जरूरी है क्योंकि यहां पर यूपी के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। और अगर आप देखिएगा बीजेपी को 2019 में 23 सीट आई थी महाराष्ट्र के अंदर, जो कि इस बार 2024 में घटकर 9 रह गई। बॉस आप इतनी बड़ी संख्या में सीटें गंवा रहे हैं तो सवाल तो उठेंगे। और बीजेपी के सहयोगियों का प्रदर्शन, शिंदे शिवसेना 15 सीट लड़ती है, 7 जीतती है। क्या मिला उसको साथ लेके? अजीत पवार 4 लड़ते हैं, उनकी पार्टी 1 सीट जीतती है। जबकि इंडी गठबंधन को देखिए तो शरद पवार 10 सीट पर लड़े, 8 जीते। कांग्रेस 17 सीट पर लड़ी, 13 जीती। उद्धव 21 सीट पर लड़े और 9 सीट जीती उनकी पार्टी। इसी वजह से कई लोग मानते हैं कि अजीत पवार से डील करना बीजेपी के लिए फायदे का सौदा कम और नुकसान भरा सौदा ज्यादा रहा। और इतना सब कुछ किस बात के लिए हुआ? कहां से बात शुरू हुई? आप सोचिए, एक छोटी सी बात शुरू हुई थी कि उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने के लिए बोला था या नहीं बोला था। उद्धव ठाकरे कह रहे थे मुझे भी 2.5 साल बाद सीएम बनना है। वो नहीं बने, गठबंधन टूटा, सारा तमाशा हो गया। और उसके बाद कौन आदमी? शिंदे साहब बन गए सीएम। देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनना पड़ गया, यह भी हालत हो गई। लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं बने सीएम, जो कि नेचुरल एलाई थे बीजेपी के। और आज की डेट में कैसे कैसे एलाई हैं, जो सारे लोग को आप कहते थे कि भाई ये हमारे साथ के नहीं हैं, वो लोग भी आकर आज बैठ गए बीजेपी के साथ। ये सवाल उठ रहे हैं महाराष्ट्र को लेकर। फिर भी अगर बीजेपी अजीत पवार को साथ लेकर चल रही है तो इसके पीछे वजह यही है कि बीजेपी ऐसा कोई मैसेज सहयोगियों को नहीं देना चाहती कि किसी को साथ लेकर फिर बाद में छोड़ दिया, क्योंकि अभी गठबंधन की सरकार चल रही है। एनसीपी भी इस बात को समझती है कि उसे बीजेपी की जरूरत है। इसलिए अजीत पवार गुट की तरफ से प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि राज्य में उनका गठबंधन बना रहेगा। कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं, लेकिन इससे गठबंधन पर असर नहीं पड़ने वाला। हमारा गठबंधन अगला चुनाव जीतेगा। बीजेपी का कोई भी सहयोगी हो, वो नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा करता है। और यही वजह है कि गठबंधन की सरकार होने के बाद भी रिजल्ट वाले दिन से लेकर सरकार बनाने तक, मंत्री बनाने से लेकर विभाग बांटने तक नरेंद्र मोदी पूरी तरह से ही फ्री हैंड से काम कर रहे हैं और कहीं कोई टकराव अभी तक दिखा नहीं। नरेंद्र मोदी इस मामले में पूरी तरह से रिलैक्स है कि जैसे सरकार चल रही थी वैसे ही सरकार कंटिन्यू करेगी। वही होता दिख रहा है। नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल का एजेंडा सेट करने में जुट गए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी उन नेताओं में से हैं जो नेगेटिविटी या सेटबैक में फंसकर अपनी स्पीड को स्लो नहीं होने देते, और ना ही वो इस इंतजार में रहते कि चीजें अपने आप ऑटो मोड में ठीक हो जाएंगी। इसलिए अगर आप देखिए कि बीजेपी की सीटें भले ही कम हो गई, लेकिन उन्होंने इस सेटबैक को हावी नहीं होने दिया।
सरकार तुरंत बनी, काम खटाखट शुरू हुआ। भले कांग्रेस ने कहा था कि खटाखट पैसा आएगा और अब लोग पैसा मांग रहे हैं, वो मिल नहीं रहा, लेकिन काम खटाखट शुरू हो गया नरेंद्र मोदी सरकार में। और इस पचड़े में वो नहीं पड़े कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इतनी सीटें कम क्यों हो गई। नंबर गेम के गम में फंसने की बजाय उन्होंने आगे की प्लानिंग शुरू कर दी। तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी अपने पहले विदेश दौरे पर इटली के लिए रवाना भी हो गए। वहां वो G7 समिट में शामिल होने के लिए गए। G7 दुनिया के 7 बड़े देशों का समूह है, जिसमें अमेरिका है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, इटली है, ब्रिटेन है। इसे ग्रुप ऑफ 7 कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि जब इसमें इंडिया है ये नहीं है तो मोदी जी गए किस लिए भाई। हालांकि भारत G7 देशों का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के न्योते पर पीएम मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए गए। अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि जब भारत G7 का हिस्सा नहीं है तो फिर इस बैठक में भारत को क्यों बुलाया गया, भारत वहां क्यों गया, तो पहले यह समझिए कि यह पहला मौका नहीं है जब भारत को अलग से G7 देशों के समिट में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया। भारत को अब तक 11 बार G7 की बैठक में विशेष गेस्ट के तौर पर बुलाया जा चुका है और नरेंद्र मोदी को तो लगातार 5वीं बार G7 की मीटिंग का न्योता मिला है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि G7 देशों के लिए भारत की कितनी अहमियत है। और G7 में शामिल देश ये जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिना किसी भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय फैसले पर पहुंचना या उसे फाइनल करना शायद उचित नहीं हो। आज भारत की यह पावर है। G7 देशों के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती रूस यूक्रेन युद्ध और G7 में शामिल देश ये जानते हैं, मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही भारत वो देश है जो इस युद्ध के लिए गए किसी भी बड़े फैसले में जरूरी इनपुट दे सकता है। पिछले साल जब भारत ने G20 देशों का सफल आयोजन किया था तो उस वक्त भी नरेंद्र मोदी ही थे जो युद्ध के मुद्दे पर सभी देशों को एक मंच पर, एक पेज पर लेकर आए थे। G20 के दौरान भारत ने कई विवादास्पद मुद्दों पर दुनिया के दूसरे सदस्य देशों के साथ सहमति बनाने में शानदार भूमिका निभाई है। इसके अलावा भारत की दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भी G7 में बुलाए जाने की वजह हो सकती है। G7 देशों में 4 देश फ्रांस, इटली, ब्रिटेन और कनाडा, इन सब की अर्थव्यवस्था टॉप 10 इकोनॉमी के हिसाब से भारत से पीछे है। भारत ही वो इकलौता बड़ा देश है जिसके G7 देशों में शामिल ज्यादातर देशों से अच्छे और मजबूत संबंध भी। ये नए भारत की पावर है और इसीलिए नरेंद्र मोदी को वहां बुलाया गया है कि बॉस आप भी आइए। सब बड़े लोग बैठ रहे हैं, बड़े देश बैठ रहे हैं, तो आपका भी होना जरूरी है बॉस। आपके बिना कैसे चलेगा इंडिया के बिना। तो नरेंद्र मोदी गए वहां। पीएम मोदी इटली की प्रधानमंत्री के न्योते पर G7 समिट में शामिल होने जा रहे हैं। इटली यूरोप का एक मजबूत देश है और वहां की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को इटली का ताकतवर नेता माना जाता है। पिछले 3 साल में यह पीएम मोदी का दूसरा इटली दौरा होगा। इससे पहले वो साल 2021 में G20 समिट के लिए इटली गए थे। पिछले साल इटली की प्रधानमंत्री भी G20 समिट में शामिल होने के लिए भारत आई थी। पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच मजबूत रिश्ते हैं। दोनों नेताओं के बीच अच्छी केमिस्ट्री है। दोनों नेताओं का इस बात पर जोर रहा है कि कैसे भारत और इटली के संबंधों को मजबूत किया जाए। ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी दोनों नेताओं का नजरिया एक जैसा ही है। G7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए दुनिया के बड़े नेता इटली पहुंच रहे हैं। वहां इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी सभी राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत कर रही है। इस दौरान एक दिलचस्प तस्वीर भी दिखी जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने जब जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स का स्वागत किया तो उस दौरान वो हाथ जोड़कर नमस्ते करती दिखाई दी। अब जॉर्जिया मेलोनी की इस तस्वीर पर लोग चर्चा कर रहे हैं कि यह भारत की संस्कृति की ग्लोबल पावर का असर है कि दुनिया के बड़े बड़े नेता भी नमस्ते कर रहे हैं। आप देखिए जिस तरह से वो आए हैं, उनका जॉर्जिया मेलोनी जो है वो नमस्ते करके स्वागत कर रही है। अब इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। इटली जाने से पहले नरेंद्र मोदी 2 जरूरी काम भी निपटा कर गए। पहले उन्होंने कुवैत पर मीटिंग की जहां कई भारतीय आग लगने की घटना में मारे गए। वहां पर उन्होंने अपने विदेश राज्य मंत्री को तुरंत भेज दिया। आज उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ी मीटिंग भी की जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समेत सभी बड़े अधिकारी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को लेकर पीएम मोदी ने साफ निर्देश दिया कि किसी तरह की कोई कसर मत छोड़िएगा। आप यह भी देखिए कि पीएम मोदी अपनी टीम को भी सेट करते जा रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने टॉप मंत्रालयों में कोई बदलाव नहीं किया, वैसे ही उन्होंने टॉप अधिकारियों की टीम में भी कोई बदलाव नहीं किया। जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इसके रूप में अजीत डोवाल का जिम्मा जो है वो फिर से दोहराया गया है। गुरुवार को अजीत डोवाल तीसरी बार एनएसए के तौर पर अपॉइंट किए गए। इसी के साथ सबसे लंबे समय तक एनएसए रहने का रिकॉर्ड अजीत डोवाल के नाम पर हो गया है। वहीं पीएम मोदी ने पीके मिश्रा को फिर से प्रधान सचिव का जिम्मा सौंपा है। अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट ने दोनों टॉप अधिकारियों की नियुक्ति पर मुहर लगा दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम तो पुरानी वाली टीम ही दिख रही है, लेकिन उनके सामने चैलेंजेस नए आते जा रहे हैं। एक नया चैलेंज फिर से पाकिस्तान से सप्लाई हुआ है और वो है आतंकवाद का। आप कहेंगे आतंकवाद तो पाकिस्तान हमेशा से फैला रहा है। नहीं बॉस, इस बार चैलेंज नया है। पाठशाला में अब इसी की क्लास, पाकिस्तान का खतरनाक फैल्कन 50 प्लान क्या नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा चैलेंज बनेगा?